हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हम जो यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, और जो पीजीटी साइकोलॉजी वाला कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आज उसके जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। हमने जो हमारा प्रत्यक्षण का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, परसेप्शन वाला, इसमें हमने परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है, परिभाषाएं पढ़ ली। उसके अलावा विशेषताएं पढ़ी प्रत्यक्षण की, ठीक है। उसके अलावा हमने अप्रोचेज पढ़ी, ठीक है। अप्रोचेज में हमारा हो चुका है जैसे गेस्टाल्ट हो गया, गेस्टाल्ट के अलावा जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अलावा एक गिब्सन का इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। और एक हमारा हो गया हेब वाला फिजियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो इनके मैं सोच रहा था कि एक यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी हमारी परसेप्शन वाली तब एमसीक्यू कराऊं, पर मैं अभी इसको साथ साथ ही लेके चलूंगा। तो अब तक जो अपना ये कंप्लीट हो चुका है, आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्लास आएगी यूजीसी नेट वाली, उसमें क्या होगा, जैसे एक टॉपिक हम करेंगे, पहले एक टॉपिक किया और उसी क्लास में उसके जो पहले तो कॉन्सेप्ट किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट करते ही उसके साथ के साथ उसी क्लास में हम एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें अलग से एमसीक्यू की क्लास नहीं देनी पड़े। तो आज की क्लास में जितने मतलब होंगे इसके कॉन्सेप्ट से संबंधित, वो सभी पर्सन हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया केवल बाह्य वातावरण की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक अंगों की अवस्थाओं से भी संबंधित होती है, ठीक है। ये अपना कथन है। कारण दिया हुआ है कि कोलमैन 1977 के अनुसार प्रत्यक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण दोनों की स्थिति के बारे में सूचना मिलती है। तो अब ये हमारे विकल्प हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी और एक कोलमैन की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें उन्होंने आंतरिक अंगों और बाह्य वातावरण के बारे में बात की थी, ठीक है। जिसमें उन्होंने जैसे बाह्य वातावरण में मैंने आपको बताया था मेज वगैरह, किताब हो गई, पेन हो गई, ठीक है। और आंतरिक अंगों में जैसे दिल की धड़कन, मैंने पेट की ऐंठन भी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों प्रकार के जो उद्दीपक होते हैं उनके बारे में हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और कोलमैन ने 1970 में इसी ज्ञानात्मक पक्ष को परिभाषित करते हुए कहा था कि जीव को है वो अपने आंतरिक अंगों और बाह्य वातावरण का ज्ञान वो प्रत्यक्षण से मिलता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें ए और आर है वो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आता है कि परसेप्शन को मात्र संवेदना यानी सेंसेशन और उसके मीनिंग ये कहना पूर्ण क्यों नहीं माना जाता। ऑप्शन है क्योंकि परसेप्शन में उद्दीपक का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। क्या ये इस बात को जस्टिफाई करता है, नहीं करता। फिर हमने देखा है कि पढ़ा है हमने कि परसेप्शन में है वो उद्दीपक का होना क्या होता है, जरूरी होता है। फिर है क्योंकि प्रत्यक्षण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ये भी गलत है, क्योंकि परसेप्शन एक सक्रिय मानसिक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, हमने बात की है। फिर है प्रत्यक्षण में केवल संवेदना का अर्थ नहीं निकाला जाता, बल्कि पूर्व अनुभूतियों के संदर्भ में व्याख्या और संगठन भी होता है। इसका मतलब हमने बात की कि अ, हमारे जो संवेदी अंग है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑर्गन, ये क्या करेंगे, ये वातावरण से सूचनाओं को, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उनका प्रत्यक्षीकरण होगा। और इसके साथ साथ जब भविष्य में वैसी सिचुएशन आएगी तो वो उस चीज़ का प्रत्यक्षण बहुत जल्दी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेज है, यानी पूर्व अनुभूतियाँ हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस।
तो ये बात सही है कि प्रत्यक्षण में क्या है, केवल संवेदना नहीं बल्कि इसके साथ क्या आता है, पास्ट एक्सपीरियंस भी आता है। यह केवल चेतना स्तर पर ही कार्य करता है, नहीं ये गलत है। ये चेतन स्तर के अलावा अन्य स्तरों पर भी काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। ठीक है, सेंसेशन के साथ साथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आता है। कथन दिया हुआ है कि यदि किसी उद्दीपक के हटने के बाद भी हम उसके बारे में विचार करते हैं तो उसे प्रत्यक्षण कहा जाएगा। ये बात सही है क्या? नहीं, ये गलत है। क्योंकि उद्दीपक हमसे हट चुका है तो इसको बोलेंगे चिंतन, थिंकिंग। क्या बोलेंगे? न कि परसेप्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चिंतन बोलेंगे। तो हमें पता चल गया कि जो ए है वो क्या है, गलत है। ठीक है, अब कारण देखते हैं। मॉर्गन किंग और रॉबिन्सन के अनुसार प्रत्यक्षण केवल उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। ये बात सही है। ये इन्होंने बोली है कि उद्दीपक का इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, हम कुछ देर तक सोचने के बाद किसी का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, हमें तुरंत देखते ही उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए गलत और आर सही, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति है। ठीक है, वो व्यक्ति सड़क पर चलते समय कई साइन बोर्ड देखता है, लेकिन उसका ध्यान केवल बड़े अक्षरों वाले या उसकी रुचि वाले साइन बोर्ड पर ही जाता है। यह प्रत्यक्षण की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो हमने बात की थी कि वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, तो उनमें से उस दुकान पे अपना ज़्यादा ध्यान जाएगा जो या तो आकर्षक दिख रही होगी, या उस पर कोई ऑफर आ रहा मतलब आया हुआ होगा, या फिर लाइटें वगैरह होगी, या बड़ा बोर्ड होगा। ठीक है, या हमें उस दुकान से कोई, या हमें ऐसी कोई चीज़ लेनी होगी। ठीक है, जो उस दुकान पर मिलती हो। ठीक है, तो अपनी उसमें रुचि भी आ गई। तो ये क्या है कि ये हमने बात की थी, सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? सिलेक्टिव, यानी हम चयन करते हैं उद्दीपकों का कि कौन सा उद्दीपक है वो जिस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे परसेप्शन होगा, वो क्या होगा? एक सिलेक्टिव प्रोसेस होगा। तो सिलेक्टिव का मतलब होता है चयनात्मक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी बातें भी सही है। अभी प्रत्यक्षण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण में उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है, और प्रत्यक्षण में केवल आंतरिक उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये गलत है क्योंकि इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है? वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस पर आधारित है कि परसेप्शन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, 5वां क्वेश्चन आया है अगला। तो इसमें है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल है, जो गेस्टाल्ट वादी है, वो प्रत्यक्षण की किस मुख्य विशेषता पर सबसे अधिक बल देते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे उद्दीपकों का संगठन एक संपूर्ण इकाई के रूप में होना। दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षण में केवल संवेदना का होना। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षण में केवल बाह्य उद्दीपकों की उपस्थिति। और प्रत्यक्षण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में घटित हो। तो हमें बताए कि गेस्टाल्टवादी समग्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समग्रता। मैंने एक शब्द यूज किया था, एज ए होल। एज ए होल। ठीक है, तो वो विषय वस्तु की संपूर्णता पर बल देते हैं कि चीज़ों को एक साथ देखो, टुकड़ों में मत देखो। ठीक है, और उनके मैं आपको बताना भूल गया था, जब मैंने वो शिक्षा मनोविज्ञान वाली क्लास निकाली थी उसमें तो मैंने बताया था ये। ठीक है, गेस्टाल्टवादी की एक परिभाषा है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, यानी जो समग्र है वो हमेशा अंशों के योग से अधिक होता है। ठीक है, यह भिन्न होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे उद्दीपकों के संगठन की। तो ये जैसे गेस्टाल्टवादी क्या कहेंगे कि उनकी संपूर्ण इकाई के रूप में उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि चीज़ों को है ना वो एक साथ देखो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चेहरे के जैसे आँख है, नाक है,
उसका मुंह है, उसके होंठ हैं, उसको अलग अलग तस्वीरों में देखेंगे तो हम नहीं बता सकते कि ये किसकी तस्वीर है। और जब हम एक फोटो को देखेंगे पूर्ण रूप से तो हम बता सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? अपना ए आ जाएगा। ठीक है, अब तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है कि प्रत्यक्षण है, प्रत्यक्षण को एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया माना गया है। सही बात है क्या? सही बात है। पर कारण दिया गया है कि क्या ये इसको डिफाइन करता है, देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण के समय व्यक्ति का मस्तिष्क निष्क्रिय न रहकर केवल वातावरण में मौजूद उद्दीपकों का सीधा प्रतिनिधित्व करता है। क्या सीधा प्रतिनिधित्व करता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि मस्तिष्क है ना वो केवल उद्दीपक का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, जबकि क्या करता है? अनुभव मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेशन करता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हम आम देखते हैं, तो आम देखते ही उसकी जो हमें गुणों के बारे में, ये खट्टा होता है या मीठा होता है, उस उनकी भी बारे में प्रत्यक्षीकरण हम कर लेते हैं। ठीक है, या हमारे पूर्व अनुभव होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ, वातावरण में जो उद्दीपक होंगे उनमें मतलब डायरेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, जबकि क्या होगा? पूर्व अनुभवों के आधार पर क्या करेगा? उसकी व्याख्या करेगा। ठीक है, जैसे नींबू के बारे में, आम के बारे में हमने बात की थी। और अब क्या है कि ये कथन ये कारण क्या हो गया? अपना गलत हो गया, जबकि कथन क्या है? सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही और आर गलत। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अपना कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे? पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर क्या होगी? व्याख्या होगी। ठीक है, आधार पर क्या आएगी? व्याख्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो प्रत्यक्षीकरण के संबंध में सही नहीं है, यानी अपने को गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में संवेदन और व्यवहार, मतलब प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है वो संवेदन और व्यवहार यानी सेंसेशन और बिहेवियर के बीच की प्रक्रिया है। ये सही बात है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण है मतलब किसी उद्दीपक का पहले हमारे सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो संवेदी सूचनाएं मिलेगी तभी तो प्रत्यक्षीकरण होगा, और उसी के प्रति हम रिस्पॉन्स मतलब अपना व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये व्यवहार और संवेदन के बीच की प्रक्रिया है। फिर है कि संवेदी सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा दी गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। सही बात है। हमें जिन उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण होता है संवेदी सूचनाओं के माध्यम से, उनको हमारा मस्तिष्क क्या करते हैं? मस्तिष्क द्वारा की गई व्याख्या। ठीक है, तो वो व्याख्या करता है अर्थ प्रदान करने के लिए। फिर अब बिना किसी उद्दीपक की उपस्थिति के भी प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया संभव है। क्या यह संभव है क्या? यह संभव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परसेप्शन के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। तो बिना किसी उद्दीपक के हम क्या है? प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। तो ये गलत आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाला सही था। फिर पेट एंटन या दिल की धड़कन का अनुभव आंतरिक उद्दीपक के प्रत्यक्षण का उदाहरण है। सही बात है। और बाह्य में जो उद्दीपक हम देख सकते हैं, ठीक है, वो बाह्य में आ गए। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं स्टार्ट जो सिद्धांत पढ़े थे हमने उनके क्वेश्चन। ठीक है, ये तो विशेषताओं और परिभाषाओं से संबंधित 6-7 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमने गेस्टाल्ट अप्रोच पढ़ी थी उसका। ठीक है, तो कथन दिया गया है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का समग्र प्रत्यक्षण यानी होल परसेप्शन उसके विभिन्न घटकों या भागों के योग से भिन्न होता है या अधिक होता है। ठीक है, अच्छा, कारण क्या? ये बात तो सही है गेस्टाल्टवादियों की। अच्छा, फिर कारण क्या दिया गया है कि चेहरे का प्रत्यक्षण करते समय नाक और नाक, कान और होठ इसके व्यक्तिगत गुणों से स्वतंत्र पूरे चेहरे का, यानी चेहरे का अपना एक विशेष गुण होता है। यानी ये होल परसेप्शन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यानी ये अपने चेहरे के अंगों की बात नहीं कर रहा। इससे स्वतंत्र क्या है? ये चेहरे का अपना एक विशेष गुण चेहरे के बारे में बता रहा है कि हम सीधा पूरा चेहरा देखेंगे तो हमें अच्छे से प्रत्यक्षीकरण होगा। तो ये गेस्टाल्टवादियों का है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और क्या ये सही व्याख्या करता है? जी हाँ, ये इसकी क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलटावी आकृति यानी रिवर्सिबल फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने रूबिन का फूलदान पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ऐसे करके ऐसे हमने एक फूलदान बनाया था, ठीक है, और हमने ऐसे देखा है आकृति और फूल, कभी फूलदान दिख रहा था, ठीक है, हमने बात की थी कभी दो चेहरे दिख रहे थे, दो चेहरे, ठीक है, तो उसकी बात कर रही हैं। तो अब जो रूबिन का फूलदान है, इसमें देखो पलटावी आकृति जैसे रूबिन का फूलदान में आकृति और पृष्ठभूमि के परिवर्तन की व्याख्या कोलर तथा वालेक ने किस परिघटना के आधार पर जाएगा अपना, एक तो फिगरल आफ्टर इफेक्ट और एक आ जाएगा सिचुएशन, ये फिनोमेनन, ठीक है। ये फील्ड फोर्स है जो हमने कोहेसिव और रेस्ट्रेनिंग फोर्स वो पढ़े थे। ये प्राग्नांज का नियम जो हमने जब गेस्टाल्ट के जो नियम पढ़े थे, प्रीति और केंद्रीय नियम, वहाँ पे हमने देखा था इनको, ठीक है। तो मेन ये कौन सी घटना होगी, परितृप्ति और आकृति अनुप्रभाव, ठीक है। मैं आपको फिर एक पहले वाले प्रश्न की डिटेल दे देता हूँ, मतलब किसी को समझ में नहीं आया तो, कि कोलर और वालेक ने ना 1944 में मतलब उन्होंने वो प्रयोग किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति किसी आकृति जैसे मतलब काले चेहरे हो गए, ठीक है, तो जब व्यक्ति किसी आकृति पर लगातार 35 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, कितने सेकंड है, 35 सेकंड, ठीक है, तो 35 सेकंड तक, 35 सेकंड तक जब ध्यान केंद्रित करता है तो उसके जो मस्तिष्क का संबंधित क्षेत्र होता है, जिसको उन्होंने संतृप्त बोला, ठीक है, सेटिएटेड बोलते हैं इसको, ठीक है, संतृप्त, संतृप्त जो संबंधित क्षेत्र है वो क्या है, इन्होंने बताया कि संतृप्त हो जाता है वो जो ब्रेन फील्ड होता है ना, मतलब किसी आकृति को 35 सेकंड तक देखने पर। और इसके परिणाम स्वरूप जैसे दूसरा व्हाइट वाला हिस्सा था, ठीक है, जो फूलदान वाला था, तो जब काले वाले पे ध्यान ज्यादा होता है ना, तो व्हाइट वाला जो फूलदान है ना वो इसमें आ जाएगा, फूलदान आकृति के रूप में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आकृति के रूप, ठीक है। और इसको ये ना उन्होंने मतलब ये सेटिएशन जो फिनोमेनन है परितृप्ति परिघटना, और इसके कारण जो उत्पन्न आकृति है, जो मतलब जो आकृति हमें फूलदान के रूप में मिली 35 सेकंड तक देखने, उसको फिगरल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फिगरल इफेक्ट और सेटिएशन है फिनोमेनन है, ये हो जाएगा इस परिघटना का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण में पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति अधिक स्पष्ट, स्मरणीय और प्रभावपूर्ण होती है, ये अपना कथन हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये बात तो सही है कि आकृति होती है वो स्पष्ट होती है, स्मरणीय होती है और क्या होती है, प्रभावपूर्ण होती है। अच्छा, फिर इसका कारण कि आकृति का एक निश्चित आकार होता है जबकि पृष्ठभूमि आकारहीन और अनिश्चित होती है तथा पीछे अनंत की मतलब पीछे अनंत तक फैली प्रतीत होती है। तो यह भी बात सही है, हमें पता है कि आकृति का आकार तो निश्चित हो गया, हमने पढ़ा था आकृति पृष्ठभूमि फिगर ग्राउंड में, कि जो पृष्ठभूमि होती है उसका आकार निश्चित नहीं होता और अनंत तक फैली होती है, ठीक है, और आकारहीन होती है, अनिश्चित होती है, और आकृति क्या होती है, तो ये भी दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं और क्या करता है, सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब मैं जो फोर्थ पर्सन है वो करवाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हमने जो गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें एक जो ब्राउन और वोथ का नाम आता है, ठीक है, ब्राउन एंड वोथ, ठीक है, इनका आता है 1973 का, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जो सहसंजक बल अपने कोहेसिव फोर्स है, जब हमने क्षेत्र बल पढ़ा था गेस्टाल्ट में, तो उसमें कोहेसिव और रेस्ट्रेनिंग दो आए थे, ठीक है। तो ब्राउन और बोथ ने जो सहसंजक बल है और अवरोधक बल है, ठीक है, अवरोधक बल को रेस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्षण में किए गए कार्यों का गणितीय विश्लेषण किया उन्होंने, ठीक है। और इन लोगों ने उद्दीपक क्षेत्र में किसी भाग या हिस्से द्वारा उत्पन्न सभी जो सहसंजक बल है ना, उनका मतलब है योग, और उसी उद्दीपक क्षेत्र में जो अन्य भागों या हिस्सों द्वारा जो उत्पन्न सभी अवरोधक बल है उनका योग,
ठीक है। उनके बारे में मतलब बताया कि जो प्रत्यक्षण का स्वरूप है वो भी क्या होता है, इनका अलग अलग होता है, और वो मतलब 3 तरह की परिस्थितियों का इन्होंने वर्णन किया। तो इन्होंने जो सहसंजक बलों का जो योग लिया था, सहसंजक बलों का योग, इसको तो इन्होंने, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोहेसिव को यहाँ पे मतलब है सिग्मा सी से दर्शाया इन्होंने, ठीक है, इनके योग को। और दूसरे जो अवरोधक बल थे, अवरोधक, ठीक है, अवरोधक बल, इनके अवरोधक बलों के योग को किससे दर्शाया, इसको दर्शाया आर से, सिग्मा आर। क्यों? क्योंकि अवरोधक को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा सी कौन किस में आएगा, कोहेसिव में आएगा, और आर किस में आएगा, रेस्ट्रेनिंग में आएगा, ठीक है। अब इनकी 3 सिचुएशन थी, उनकी बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा ही देता हूँ पहले। तो पहली परिस्थिति थी, ठीक है, फर्स्ट पहली परिस्थिति में इन्होंने जो सिग्मा सी और सिग्मा आर है, इसको बताया कि ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली में आ गया सिग्मा सी बराबर क्या आ गया, सिग्मा आर, ठीक है। मतलब इस तरह की परिस्थिति में ना वो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया नहीं के बराबर होती है, मतलब परसेप्शन नहीं होता है इसमें, न के बराबर परसेप्शन होता है, क्योंकि जो दोनों तरह के बल हैं वो समान रूप से मतलब हम कह सकते हैं कि जुड़कर या सबल होने पर जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति है ना, परसेप्चुअल एनर्जी, क्या शब्द है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति, ठीक है, परसेप्चुअल एनर्जी, ये नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होती। तो पहली परिस्थिति में क्या हुआ कि पहली परिस्थिति में जो सिग्मा सी और सिग्मा आर वो बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की परिस्थिति में प्रत्यक्षण की प्रक्रिया नहीं के बराबर होगी, क्योंकि दोनों तरह के बल है वो समान रूप से सबल होने पर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति नहीं होती है, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति से तात्पर्य क्या होगा कि हमारी जो प्रत्यक्षण करने की क्षमता है, क्योंकि इसमें परसेप्शन नहीं के बराबर होगा, परसेप्शन क्या होगा, नहीं के बराबर, मतलब न के बराबर होगा। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति है वो भी नहीं होगी, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शक्ति क्या होती है, जो परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता क्या होती है, ये प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता, ठीक है, ये नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में जैसे हम ये मान लेते हैं कि सहसंजक बल है वो मतलब इससे अधिक है मात्रा, किससे, रेस्ट्रेनिंग फोर्स से, ठीक है। अवरोधक बल से सहसंजक बल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि प्रत्यक्षण में उद्दीपकों का एक स्पष्ट और स्थायी आकृति है ना, वो एक निश्चित पृष्ठभूमि पर दिखाई देगी हमें, ठीक है। मतलब जो उद्दीपक होंगे, उद्दीपक वो क्या होंगे, स्पष्ट, और क्या होंगे, स्थायी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो आकृति है वो एक मतलब निश्चित जो बैकग्राउंड होगा उसका मतलब ग्राउंड फिगर निश्चित पृष्ठभूमि पर दिखाई देगी। तो आकृति क्या देगी, आकृति निश्चित पृष्ठभूमि पर दिखाई देगी, निश्चित पृष्ठभूमि पर दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अब हम मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में जो आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण है ना, किसका, फिगर ग्राउंड, फिगर ग्राउंड का जो प्रत्यक्षण होगा ना वो क्या होगा, स्पष्ट होगा, क्या होगा, स्पष्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड, तीसरी सिचुएशन की। इसमें क्या होगा, इसमें रेस्ट्रेनिंग फोर्स की मात्रा मतलब अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरी परिस्थिति में क्या होगी, सिग्मा सी, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर, ठीक है। यानी इसमें रेस्ट रनिंग फोर्स की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, मतलब एक ही बात है, रेस्ट रनिंग की मात्रा अधिक बोल दो, चाहे सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स की मात्रा कम बोल दो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण है वो क्या होगा, अस्पष्ट होगा, क्या होगा, अस्पष्ट, और क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी अनस्टेबल होगा, ठीक है। ये ब्राउन और बोथ का मैंने बता दिया आपको, कोहेसिव फोर्स और रेस्ट रनिंग फोर्स के बारे में।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो ब्राउन और बोथ के प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र बल के गणितीय विश्लेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है कि सिग्मा सी बराबर सिग्मा आर। तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रत्यक्षणात्मक ऊर्जा है वो नहीं होती, तो मतलब प्रत्यक्षण करने की क्षमता भी नहीं होती, तो प्रत्यक्षण क्या होगा, न के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्यक्षण अत्यंत स्पष्ट और क्या होगा, स्थायी होगा। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर है कि जो सहसंजक बल है उसके अवरोधक बलों से मात्रा जैसे अधिक हो गई तो प्रत्यक्षण क्या होगा, स्पष्ट और स्थायी होगा। ये हमने पढ़ा था कि जब मात्रा सहसंजक बल की अधिक होती है तो क्या होता है, आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर जैसे अगला ऑप्शन है कि सहसंजक बल की मात्रा है वो अवरोधक बल से कम है तो क्या होगा। अब देखो, हमने बात की थी कि प्रत्यक्षणात्मक ऊर्जा अधिक कहाँ होती है, जहाँ पर मतलब जहाँ पे प्रत्यक्षणात्मक ऊर्जा है उसकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे प्रत्यक्षण करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो जिससे क्या होगा, आकृति पृष्ठभूमि में स्पष्ट और स्थायी जो प्रत्यक्षण होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अधिकतम होती है, पर हमने क्या पढ़ा था, यदि मान लो यहाँ पे अधिक है प्रत्यक्षणात्मक शक्ति की मात्रा या जो प्रत्यक्षण करने की क्षमता अधिक है, तो यहाँ पे तो स्पष्ट होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। पर हमने पढ़ा था कि जब अवरोधक बल की मात्रा अधिक होती है तो अस्थायी और अस्पष्ट होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर है कि सिग्मा सी बराबर अवरोधक बलों की मात्रा, ये गलत है क्योंकि सी कोहेसिव होता है। कोहेसिव कौन सा होगा, सहसंजक, और आर क्या होता है, रेस्ट्रेनिंग होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अवरोधक। ठीक है, तो यहाँ पे सहसंजक बलों का योग आएगा, यहाँ पे अवरोधक बलों का योग आएगा, पर ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, बी सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्टवादियों द्वारा वर्णित प्रीतीय नियमों और केंद्रीय नियमों के संबंध में क्या विभेद है। ठीक है, मतलब अंतर क्या है। तो पहला है कि प्रीतीय नियम अर्जित जबकि केंद्रीय नियम जन्मजात होते हैं। क्या ये बात सही है। ठीक है, तो ये गलत है। प्रीतीय नियम है वो क्या है, जन्मजात होते हैं, जबकि केंद्रीय नियम क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर है कि प्रीतीय नियम है वो उद्दीपक की जैसे भौतिक विशेषताओं से संबंधित जो मतलब और जन्मजात होते हैं। ठीक है, जबकि केंद्रीय नियम है उसमें क्या है कि आंतरिक अवस्थाएं और अनुभव वगैरह उन पर आधारित होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, अनुभव वगैरह। तो दूसरा है कि प्रीतीय है वो जन्मजात होता है जबकि केंद्रीय अर्जित, ये बात सही होगी। ठीक है, फिर प्रीतीय नियमों का प्रत्यक्षण में कोई योगदान नहीं होता, ये गलत है, योगदान होता है। ठीक है, और दोनों नियम केवल सीखी गई प्रक्रियाओं द्वारा नहीं, केवल सीखी गई प्रक्रियाओं द्वारा नहीं होते। ठीक है, इनमें जन्मजात भी आती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो समाकृतिकता का सिद्धांत है वो प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र और मस्तिष्क क्षेत्र के बीच 1:1 यानी भौतिक समानता का समर्थन करता है। ठीक है, और वुडवर्थ कारण दिया गया, वुडवर्थ के अनुसार यह संबंध उसी प्रकार का है जैसा किसी देश का उसके नक्शे से होता है, जहाँ वास्तविक क्षेत्र और नक्शे के आकार में अंतर होते हुए भी क्या है, सीधा संबंध होता है। तो अब अपने को बताना है कि क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं, या यदि दोनों सही है तो क्या वो सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो समाकृतिकता जो प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र है और जो मस्तिष्क क्षेत्र, हमने बात की थी परसेप्चुअल फील्ड की और ब्रेन फील्ड की, उसके बीच में एक सीधा संबंध मानती है, पर ये भौतिक समानता को नहीं मानती। भौतिक रूप से दोनों एक समान नहीं है। अपना जो परसेप्चुअल फील्ड है और ब्रेन फील्ड है, ये क्या है, दोनों अलग अलग है। और ये जो देश और नक्शे का उदाहरण है ना, जो वुडवर्थ ने मतलब दिया था, वो ये दर्शाता है कि दोनों भिन्न होते हुए भी क्या है, एक दूसरे से सीधा संबंधित है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो समाकृतिकता है वो क्या है, भौतिक समानता, इसमें भौतिक समानता नहीं होगी, ये क्या है, भौतिक रूप से अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा था ना कि सीधा संबंध है, फिर ये दोनों सही होते, तो अब क्या हो गया, अपना ए तो हो गया गलत और आर क्या हो गया, सही। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लिप्पन 1935 द्वारा प्रयोज्यों पर किए गए प्रयोग ने गेस्टाल्ट प्रत्यक्षण के किस नियम या कारक की पुष्टि की थी।
तो हमने लिपन का प्रयोग पढ़ा था। तो लिपन ने अपने प्रयोग में प्रयोज्यों को एक विशेष चित्र दिखाया था, जिससे उनमें एक मानसिक वृत्ति या मतलब मेंटल सेट बना, ठीक है। और बाद में उस चित्र में कुछ परिवर्तन किए, और करने के बाद भी हमने देखा कि जो प्रयोज्य है वो पहले देखे गए चित्र को ही सेम टू सेम वही जानकारियां दे रहे थे, जबकि चित्र में क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क में क्या है कि किसी उद्दीपक के प्रति जब हम उस उद्दीपक को देख लेते हैं और बाद में जब हम दोबारा देखते हैं, तो क्या होता है कि वो पहले वाला मेंटल सेट बना हुआ होता है ना, वही जानकारी हम दोबारा देते हैं, ठीक है, चाहे उस उद्दीपक में परिवर्तन हो जाए। तो ये हो गया लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सेट या मेंटल सेट, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कॉलर और हेल्ड 1949 द्वारा समाकृतिकता के समर्थन के लिए किए गए प्रयोगात्मक अध्ययन में किस उपकरण या तकनीक का प्रयोग किया गया। हमने जो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है उसमें पढ़ा था, आइसोमॉर्फिज्म उसमें पढ़ा था कि उन्होंने जो मस्तिष्क तरंगे हैं या तंत्रिका से संबंधित जो तरंगे हैं उनका अध्ययन करने के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलो या सपने जो सपने आते हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला यंत्र बनाया था, ठीक है। तो सपनों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र बनाया था इन्होंने, इसका नाम क्या था, ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, अब पीछे बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, ठीक है। हम जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है ना, उस आधार पर उनको देख कर नहीं, हम अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। जो उस टॉपिक में जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि यदि दृष्टि क्षेत्र यानी विजुअल फील्ड में केवल अवरोधक बल यानी रेस्ट्रेनिंग फोर्स ही कार्य करे और जो सहसंजक बल है यानी कोहेसिव फोर्स वो अनुपस्थित हो, तो सही प्रत्यक्षण असंभव हो जाएगा। अच्छा, कारण क्या दिया गया है कि केवल अवरोधक बल की उपस्थिति में उद्दीपक के सभी भाग एक दूसरे से इतने पृथक और अलग अलग हो जाएंगे कि वे निरर्थक हो जाएंगे। अब अपने को बताना है, तो हमने कॉलर वाला पढ़ा था। तो कॉलर ने 1930 में ये बताया था कि प्रत्यक्षण के लिए ना वो सहसंजक बल यानी जो समान तत्वों को जोड़ता है, और जो अवरोधक बल है जो कि भिन्न भिन्न तत्वों को अलग अलग करता है, ठीक है। दोनों का संतुलन जरूरी है। क्या जरूरी है, यानी कोहेसिव फोर्स और जो रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, ठीक है, इनका क्या जरूरी है, संतुलन जरूरी है। क्या जरूरी है, संतुलन, ठीक है। केवल अवरोधक बल होने से सभी घटक है वो अत्यधिक पृथक होकर क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसने यही बताया कि अलग अलग हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। तो ये क्या है, कथन भी सही है और अपना कारण भी सही है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी सही व्याख्या आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों का है वो संतुलन आवश्यक है। और यदि केवल जो हमारे रेस्ट्रेनिंग फोर्स है वो मतलब उनकी अधिकता हो जाएगी, तो सभी घटक क्या है वो ज्यादा होकर क्या हो जाएंगे, पृथक होकर निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षण संगठन के संदर्भ में सहसंजक बलों को बढ़ाने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो पहला है उद्दीपकों के बीच गुणात्मक समानता यानी क्वालिटेटिव सिमिलरिटी, तो ये तो होती है, ठीक है। अच्छा, फिर है उद्दीपकों के बीच तीव्रता की इंटेंसिटी की जो सिमिलरिटी है वो भी होती है। अच्छा, फिर हमने नियरनेस वाला भी पढ़ा था, जो स्थान और समय की समीपता है वो भी होती है, ठीक है। फिर है उद्दीपकों के बीच में पूर्ण विषमता या भिन्नता, ये होती है क्या, ये नहीं होती, क्योंकि यदि सभी उद्दीपक अलग अलग होंगे तो हम उनका संगठन करके उनका प्रत्यक्षीकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता। तो अच्छा, एक बात और, जैसे समान उद्दीपक है, हमें पता है सहसंजक बल में क्या होते हैं, समान है उद्दीपक, तो समान उद्दीपक क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो समान उद्दीपक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सहसंजक बल है, कोहेसिव फोर्स है, इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके विपरीत मानो कि जो उद्दीपकों में भिन्नता है वो कहाँ होती है, वो अवरोधक बलों में होती है, ठीक है। अच्छा, तो अवरोधक बल ये जो भिन्नता या पूर्ण विषमता है ये किसको देगी,
अवरोधक बलों को देगी, जबकि हमें कौन सा दिया गया है, सहसंयोजक बल दिया गया है। ठीक है, तो उससे भी हम प्रश्न को कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक एंड ब्रोसगोल 1964 के अध्ययन ने गेस्टाल्ट सिद्धांत के किस मूल दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाया था? पहला ऑप्शन है, प्रत्यक्षणात्मक संगठन केवल उद्दीपकों के भौतिक गुणों पर आधारित होता है। ठीक है। दूसरा है, आकृति और पृष्ठभूमि में कोई विभेद नहीं होता। तीसरा है, फाई घटना एक भ्रम है, यानी फाई फिनोमेनन, एक इल्यूजन बताया इसको। अच्छा, चौथा है, मस्तिष्क एक गतिमान क्षेत्र नहीं है। तो जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, जो रॉक एंड जो ब्रोसगोल है, इन्होंने दर्शाया कि जो प्रत्यक्षणात्मक संगठन है वो केवल वस्तुनिष्ठ उद्दीपक के गुणों पर आधारित नहीं होता। ठीक है, जबकि जो व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या है और उसकी जो आकार, स्थिरता या सूचना है, उसके प्रभाव पर ही आधारित होता है। ठीक है, ये हमें जब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी पढ़ेंगे ना, जिस जो साइज कॉन्स्टेंसी है, तो वहाँ पे भी इसका हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये गेस्टाल्ट से संबंधित था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अपना ए आ जाएगा। ठीक है, कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन केवल उद्दीपकों के भौतिक गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैनेडी 1974 के अनुसार आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण को पूर्णतः मौलिक तथा जन्मजात नहीं माना जा सकता। ये तो कथन है। ठीक है, और कारण आया है कि आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण पर संकेत का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और संकेत के प्रभाव से इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हमें बताना है कि क्या दोनों कथन सही है। तो हमें पता है कि जो कैनेडी है 1974, उसने अपने प्रयोगों में पाया था कि जब प्रयोज्यों को संकेत मतलब हिंट दिए जाते हैं, तो उसका जो आकृति और पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण है ना, वो बदल जाता है। ठीक है, और ये साबित होता है कि ये जो प्रत्यक्षण है वो केवल जन्मजात तंत्रिका तंत्र पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि क्या है, बाह्य संकेतों और अर्जित कारकों से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात क्या है, सही है, जन्मजात नहीं माना जाता, क्योंकि ये अर्जित तंत्रों पर भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, संकेतों का भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है, और ये आर है वो एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ गर्भता का नियम यानी लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। उसके अनुसार जो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में है, वो व्यक्ति में कौन सी अंतर्निहित प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए है, उद्दीपकों को जटिलतम रूप में देखना। ऑप्शन बी है, उद्दीपकों में से अधिक अर्थ ढूंढने का प्रयास करना और उन्हें एक निश्चित उत्तम पैटर्न में संगठित करना। और तीसरा ऑप्शन है, केवल परिधीय नियमों का पालन करना। और चौथा है, उद्दीपकों में व्यक्तिगत अवयवों को अलग अलग याद रखना। तो पहले तो हमें याद करो कि अर्थगर्भता का नियम क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ जो प्रेग्नेंस है, जो अर्थगर्भता का नियम है, उसके अनुसार मनुष्य में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि वो अस्पष्ट या अलग अलग उद्दीपकों में से क्या है, अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है, यानी एफर्ट आफ्टर मीनिंग बोलते हैं उसको। और ताकि वो क्या है कि उत्तम आकृति मतलब या गुड फिगर और सममिति सिमेट्री या फिर संगति के रूप में क्या है, संगठित है उसके। ठीक है, तो इसमें हमें यही बी ऑप्शन ही मैच हो रहा है कि उद्दीपकों में से अधिकाधिक अर्थ ढूंढने का प्रयास और उन्हें एक उत्तम पैटर्न, ठीक है, उसमें संगठित करना। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, अर्थगर्भ। तो एक प्रश्न और बन रहा है जो जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जैसे दुकानों या त्योहारों पर सजावटी बल्बों का एक निश्चित समय अंतराल पर क्रमबद्ध रूप से जलने बुझने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश या जो बल्ब है वो गति कर रहे हैं। तो ये परिघटना है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में क्या कहलाती है, और इसका मुख्य कारण किन नियमों का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑप्शन आते हैं कि एक तो आता है आकृति अनुप्रभाव, ठीक है, और जिसमें समिति और बंदी का नियम आता है। एक आता है फाई फिनोमेनन, फाई घटना, ठीक है, जिसमें समय और स्थान का जो समीपता का नियम है वो काम करता है। और एक मल्टी स्टेबिलिटी हमने बात की थी जब गेस्टाल्ट पढ़ा था, तो उसमें आता है समानता का नियम, ये दे रखा है। और चौथा जो परितृप्ति घटना है, जो सेंसेशन सेटिएशन वाला है, हमने पढ़ा था अर्थ का नियम। तो इसमें ना मैंने बताया था आपको कि फाइव फिनोमेनन होता है, मतलब चीज़ों को समग्र रूप से देखते हैं हम। ठीक है,
और वर्दीमर ने 1948 में फाई घटना के बारे में बताया था, जो आभासी गति का उदाहरण दिया था। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि ब्लू लाइट का समय और स्थान पर वो अंतर होता है, बाकी हमें वो चलती हुई दिखाई देती है, एक प्रकार का भ्रम होता है। वो एज होल देखते हैं तभी होता है हमें। ठीक है, पर असल में है ना, वो एक लाइट बंद हो रही होती है और मतलब निश्चित अंतराल, समय अंतराल पर, और एक जल रही होती है, ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला, कि गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों ने प्रत्यक्षण की व्याख्या है, उसमें पूर्व अनुभूतियों और सीखने की भूमिका की उपेक्षा की है, और कारण दिया गया है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्यक्षणात्मक संगठन के जो प्रीदीय नियम है, जैसे सन्निकटता का, समानता का जो नियम दिए हुए हैं, वो मूल हैं यानी प्रिमिटिव हैं और स्वाभाविक और जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि गेस्टाल्टवादियों ने पूर्व अनुभूतियों और सीखने की उपेक्षा की है। ठीक है, और ये बात भी सही है कि जो प्रीदीय नियम है वो जन्मजात होते हैं, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, तो क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? तो हम बात करते हैं एक लुंडिन, तो अगला क्वेश्चन है अपना कथन कारण वाला। गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों ने प्रत्यक्षण की व्याख्या में पूर्व अनुभूतियों एवं सीखने की भूमिका की उपेक्षा की है। ये तो सही बात है, हमने पढ़ी थी गेस्टाल्टवादी में, ये जो आलोचना हुई थी उसमें। फिर कारण है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जो प्रत्यक्षणात्मक संगठन के प्रीदीय नियम है, वो प्रीदीय नियमों में जैसे हमने बात की सन्निकटता, नियरनेस का, सिमिलरिटी का, ठीक है, ये है वो मूल, स्वाभाविक और जन्मजात होते हैं। तो ये भी बात सही है। हमने जब आलोचना पढ़ी थी तो वहाँ पे एक लुंडिन नाम का 1985 में एक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने गेस्टाल्टवादियों के बारे में मतलब आलोचना करते हुए कहा कि गेस्टाल्टवादियों ने प्रीदीय नियमों को जन्मजात एवं प्राथमिक मानकर सीखने और पूर्व अनुभवों के महत्व को नकार दिया था, और इस सिद्धांत की एक प्रमुख सीमा मानी जाती है ये। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं ये ऑप्शन। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही, और ये सही व्याख्या करता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन के सामान्य गति के नियम की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है बिंदुओं के बिखराव में से कुछ बिंदुओं को काला करने पर, मतलब ऐसे ऐसे बिंदुओं का बिखराव है, उसमें जैसे कुछ अक्षर काले कर दिए तो एम आकृति बन गई। ठीक है, हमने बनाई थी, याद है तो आपको। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि एक अधूरी रेखा या वर्त को पूरा मानकर देखना, ये कोई वर्त है, ये अधूरा है, इसको पूरा मानकर देखना। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है एक ही आकार की वस्तुओं को एक समूह में देखना, जैसे जिसका साइज सेम है। ठीक है, उनको एक समूह में देखना ऐसे। ठीक है, अच्छा, चौथा ऑप्शन है कि लाल स्याही से लिखे शब्द को अन्य काले शब्दों के बीच तुरंत पहचानना। ठीक है, मतलब काले शब्द लिखे हैं यहाँ पे, एक शब्द लाल स्याही से लिख दें हम, तो उनको तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले हम ये देखते हैं कि जो सामान्य गति का नियम है वो है क्या, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेट है, हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि जब दृष्टि क्षेत्र के कुछ उद्दीपकों के में यदि एक साथ है सामान्य परिवर्तन या गति होती है, ठीक है, तो वे एक अलग संगठित इकाई के रूप में दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्य गति का नियम कहते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? बिंदुओं का बिखराव आएगा। बिंदुओं का बिखराव किसमें है? क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ उद्दीपकों में एक साथ है मतलब सामान्य परिवर्तन या गति होती है ना, जैसे कि बिंदुओं के कुछ समूह को काला करके हम एम आकार में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो वे एक अलग संगठित इकाई के रूप में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार बहुस्थिरता यानी मल्टी स्टेबिलिटी की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क का कई क्षेत्रों में एक साथ विभाजित हो जाना। दूसरा है एक ही उद्दीपक पैटर्न को जब अलग अलग ढंग से संगठित किया जाता है तो उससे भिन्न भिन्न आकृतियों का प्रत्यक्षण होना। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षण का केवल श्रवण क्षेत्र में होना यानी ऑडिटरी फील्ड में। और चौथा है व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक घटकों का स्थिर रहना। तो पहले तो हमें ये देखना है कि मल्टी स्टेबिलिटी होती क्या है।
तो जो पलटावी आकृति होती है, रिवर्सिबल फिगर होता है, वो क्या है, बहुस्थिरता का उदाहरण होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि एक ही भौतिक उद्दीपक को यदि अलग अलग तरीकों से संगठित किया जाए तो एक से अधिक आकृतियां हैं, जैसे फूलदान या फिर दो चेहरे, उसका प्रत्यक्षण होता है। ठीक है, तो ये सेम बात इसमें ही है कि एक ही उद्दीपक पैटर्न को जब अलग अलग संगठित किया जाता है तो भिन्न भिन्न आकृतियों का, यानी कभी तो वो फूलदान दिखेगा, कभी दो चेहरे दिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला, कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में बंदी का नियम, जो लॉ ऑफ क्लोजर है, वो प्रत्यक्षणकर्ता को उद्दीपक के रिक्त स्थानों को स्वयं भरकर पूर्णता या पूर्ण आकृतियां देखने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, कारण क्या है कि मानव मस्तिष्क असंपूर्ण या टूटी हुई आकृतियों के बजाय संपूर्ण और संगठित आकृतियों को प्रत्यक्षित करने की स्वाभाविक प्रकृति रखता है। तो ये बात तो सही है कि लॉ ऑफ क्लोजर में क्या है कि हम जो अपूर्ण आकृतियां होती है, जैसे ये वर्त है, ये मैंने ऐसे एक वर्ग बनाया था, आपको पढ़ाया था तब, इसको मैं एक पूरे वर्त के रूप में और इसको एक पूरे वर्ग के रूप में देखते हैं। ठीक है, और ये भी जो कारण है वो भी यही बोल रहा है कि क्या है कि संगठित आकृति, हमारा मस्तिष्क है वो संगठित आकृतियों को प्रत्यक्ष रूप से करने की स्वाभाविक, प्रत्यक्षित करने की क्या रखता है, स्वाभाविक है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो कथन भी सही है और क्या है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है।